ये तो आपने बताया रेवोल्यूशन के बाद की स्थितियां, और फिलिस्तीन की वजह से ईरान खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, इसलिए। लेकिन ईरान पे जो बड़ा आरोप है, क्योंकि हमस को और हिजबुल्लाह, ईरान भले न माने लेकिन पूरी दुनिया उनको आतंकवादी संगठन के तौर पर देखती है, तो ये भी आरोप है कि वो आतंकवादी संगठन को ईरान सहयोग करता है, आर्थिक तौर पर पीछे से बैकिंग करता है, हथियारों की करता है। देखिए, मतलब कि एवरी फ्रीडम फाइटर is a freedom fighter for its own country and revolution and a terrorist for other country. For example, भगत सिंह का नाम ले ले, तो भगत सिंह को टेररिस्ट बोलते थे क्योंकि भाई उन्होंने पार्लियामेंट में गोला फेंका। क्यों फेंका? मकसद है ना भाई, सबसे पहले जो फर्स्ट चीज है ऑक्यूपेशन है, पहले ऑक्यूपेशन हटाए फिर आप टेररिज्म की बात करें। क्या लेबनान ऑक्यूपाइड नहीं था? लेबनान को किसने आजाद कराया? हिजबुल्लाह ने आजाद कराया। आप जाकर लेबनीज से पूछे कि वो टेररिस्ट है या फ्रीडम फाइटर है, वहां पे आपको पता चलेगा, वो बोलेंगे फ्रीडम फाइटर है। आप जाकर वहां पे पूछे, फिलिस्तीन ने पूछे हमस क्या है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। क्यों फाइट कर रहे हैं वो? क्योंकि आजाद नहीं है। हर एक, मतलब यूएन भी ये कहता है कि अगर आपका एक आर्म रेजिस्टेंस भी हो सकता है, किसी ने अगर आपके ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मतलब जैसे भगत सिंह का रोल था, हमारे यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल था, वो उन्होंने भी हथियार उठाया था। क्यों उठाया था हथियार? ये टेररिस्ट थे? नहीं, आजादी के लिए। आज हमस भी वही कर रहा है और हिजबुल्लाह भी वही कर रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब तक मतलब कि जैसे भी आप अगर पूरी दुनिया तो उनको आतंकवादी संगठन, जिसके हाथ में रहेगा, जिसके हाथ में माइक रहेगा, जिसके पास में आप जैसे मतलब के एंकर्स रहेंगे, दुनिया तो वही बात बोलेगी जो आप बुलवाएंगे, है कि नहीं? मैंने आपसे पहले कहा किसी भी खबर के बहुत सारे पहलू होते हैं। मैंने आपसे शियाओं के और ईरान के पहलू से बात समझने की कही, तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये खामनेई साहब का खात्मा इजराइल के साथ साथ अमेरिका क्यों चाहने लगा? ऐसी परिस्थिति क्या हो? दूसरी बात, दुनिया के, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि मेरे समझ में बहुत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कम आती है, बावजूद इसके मिडिल ईस्ट में सब सुल्तान राज कर रहे हैं, और ईरान में एक थियोरेटिकल सिस्टम जिसको कहा जाता है कि एक आयतुल्लाह वहाँ पे हुकूमत करते हैं, लेकिन मैंने बताया रेफरेंडम के बेसिस के ऊपर इलेक्शन ये आया। कहते हैं वहाँ की सारी संस्थाएं उनकी गुलाम है। नहीं, मतलब एक सिस्टम है वहाँ पे जिसके अंदर 79 एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है कि जैसे 79 लोगों ने इनको इलेक्ट किया है और वो उनके ऊपर नजर रखते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं। एकदम ऐसा सिस्टम नहीं है कि सब एक बादशाहत नहीं है कि जैसे खुद अपनी मनमर्जी चला सके। और जैसे बेसिकली जो आप अगर समझेंगे कि इजराइल और अमेरिका एक ऐसे हुकूमत इन्होंने बनाई है कि हर जगह पे जैसे वो बोलते हैं वैसे चलते हैं। कोई भी एक इंडिपेंडेंट नजरिया रखकर उनसे हटकर अगर कोई काम करता है उसको पसंद नहीं करते। तो ये जो है न्यूक्लियर एक बहाना है कि न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, लेकिन असल ये है कि हाउ कैन समबडी स्टैंड अगेंस्ट अस, कि भाई हम तो वहाँ के सुपर पावर है, कोई ताकत कोई हमारे खिलाफ आवाज कैसे उठा सकता है, हमारे खिलाफ बात कैसे कर सकता है। असल जंग उस बात की है। अगर उनको मरवाना भी है तो क्योंकि वो एक ऐसे शख्स है कि जो इनके खिलाफ में बात करते हैं और इतने खिलाफ में बात कर रहे हैं। और वो आज के टाइम पे ये हो रहा है कि ये सारी चीजें वायरल हो रही है। हर इंसान समझ रहा है कि अमेरिका की जो तानाशाही है और अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, और एक आवाज अगर जो उसके खिलाफ खड़ी है, लोग उनके साथ में हो रहे हैं। तो जब देख रहे हैं कि लोग उनके साथ में हो रहे हैं, लोग उनके साथ में खड़े हैं, तो वो ये सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता है कि भाई ये खुद नहीं रहेंगे तो फिर मतलब कि वो ही नहीं रहेगा कोई आवाज उठाने वाला। अरे एक सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो दो पर्सपेक्टिव कह रहे कि वो आज़ादी का आंदोलन है, दूसरे के लिए टेररिस्ट का, लेकिन जिस तरह मैं उस पर न जाकर के मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया के तमाम मुल्क मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पर मुस्लिम कंट्रीज हैं, अभी बर वक्त तो कोई उस तरह से मुखर होकर के अमेरिका इजराइल के खिलाफ न खड़ा दिख रहा है। चलिए हस्ताक्षर कुछ देशों ने कर दिया कि ईरान पर उसकी संप्रभुता ये वो, लेकिन खड़ा तो कोई नहीं है। ईरान तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अकेला मालूम पड़ रहा, दिखाई दे रहा है। दरअसल देखिए, वो खड़े नहीं है, इसीलिए उनका नंबर नहीं आया है अभी। जिस दिन वो खड़े होना शुरू होंगे उनके खिलाफ फिर ये खड़े हो जाएंगे। बिकॉज सारा जो इशू है वो इसका है कि दुनिया में हमारी सिक्योरिटी और हमारा जो चौधराहट है वो बनी रहे। तो जितने भी ऐसे मोनार्कीज हैं जो उनके आगे बिल्कुल सरेंडर हैं या उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं, सत्ता में हैं, किसी भी तरह पावर बचा हुआ है उनका, और खुल के किसी बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से इफेक्टिवली कुछ नहीं कहते हैं, इसीलिए वो मेरे ख्याल में अपना सिस्टम सस्टेन कर पा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि एज एन इंडियन
हमें और हमारी पूरी जनता को इस बात को इस एंगल से भी देखना चाहिए कि कोई तो है दुनिया में जो प्रिंसिपल्स की बात करता है, सिद्धांतों पर चल रहा है, वैल्यूज़ की बात करता है। हाँ, अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, कोई सॉलिड बात तो बिल्कुल कहना चाहिए, सबको राइट है, बट आपको कुछ उसमें दिखाई देता हो तब सिर्फ इसलिए कि किसी को लगता है कि इस बंदे को सिर्फ इसलिए जीने का राइट नहीं है कि हमारे खिलाफ है, तो ये तो फिर अपनी अपनी परिभाषाएं हो गई ना, अच्छाई और बुराई की, टेररिज्म की और आज़ादी के लिए लड़ने की। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ऐसी तमाम कंट्रीज़, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो, अरब हो या नॉन अरब हो, कहीं ना कहीं दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं सो कॉल्ड, उनके साथ सिंक करने के बाद ही अपने आप को कहीं ना कहीं बचाए हुए हैं। जहाँ कहीं से भी कोई आवाज़ उठती है अपने साथ साथ किसी भी दूसरी सही कॉज के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल सेटअप हो, कोई कंट्री हो, उसको बहरहाल दबाने की कोशिश की जाती है और हमेशा की जाती रही, हिस्ट्री में ऐसा रहा है। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में दुनिया के किसी मुल्क के किसी कोने में हो और बात आयतुल्ला खामनेई की वहाँ ईरान में होती है, तो पूरे दुनिया के पूरे वर्ल्ड के शिया उसके बारे में सोचने लगते हैं। केवल एक आधार है उनका, धार्मिक आधार, दूसरा कुछ नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियंस में, हमारी ईसाई भाइयों में, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, देयर इज़ नो सिमिलैरिटी, बट इसी की बात आसान हो जाए, आपके माध्यम से सारे हमारे श्रोता सुने इसको। जैसे क्रिश्चियंस के यहाँ पूरे वर्ल्ड में उनका एक रिलीजियस टॉप लीडर होता है जिन्हें वो पोप कहते हैं, ठीक है ना, या उसके अलावा पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनके लिए ये ज़मीन उतनी ही ज़्यादा मुक़द्दस है, और यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के सारे मजहबी पेशवा, जितने भी धार्मिक गुरु हैं और जितनी भी बहुत ही आदरणीय शख्सियतें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूज्य हैं उनके लिए वो, क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, और इस पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए हमारी सभ्यता में कि हमारे देश में तो ट्रम्प की भी पूजा हो जाती है। तो जिस देश में ट्रम्प की पूजा होती हो मूर्ति बना के, या उनके इलेक्शन को उनको प्रमोट किया जाता रहा हो, उस देश में वहाँ पर इस तरह का कोई सवाल उठाना कि भाई आप क्यों सपोर्ट करते हैं उनको, या पूरे शिया दुनिया में क्यों उनके नाम पर जागरूक हो जाते हैं, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक तो पूरी दुनिया के, जितनी मुझे जानकारी, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, पूरी दुनिया के शिया सेक्ट के लोग आयतुल्ला खामनेई और वो इराक में एक दूसरे आयतुल्ला सिस्तानी, जी हाँ, सिस्तानी, ये दो लोगों को ही अपना धर्मगुरु मानते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है इन शिया स्कूल ऑफ थॉट अमंग मुस्लिम्स। हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल पर एक टाइम में एक से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, और उसमें आपको बिल्कुल आपको फ्रीडम है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, चार से ज्यादा, अगर आपको लगता है कि ये आयतुल्ला खामनेई ईरान में और सिस्मानी साहब इराक में, इन दोनों में कोई फर्क, उसमें भी कोई सेक्ट, बाई सेक्ट है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या है फर्क दोनों में? कोई भी फर्क नहीं है। दोनों शियों के टॉप लीडर हैं, और इस्माइली साहब चर्चा में नहीं रहते, खामनेई इतनी चर्चा में। बात यह है कि कौन, क्योंकि वो हेड है, बिल्कुल हेड है, बट ये कि वो शायद इन कंपेयर टू आयतुल्ला खामनेई शायद पॉलिटिकली उतना एक्टिव न दिखते हो आपको, बट वो हैं, वो अपनी कंट्री में किंग मेकर हैं, और पूरी दुनिया के लिए जहां भी शिया रहते हैं उनके लिए हैं वो। बट ईरान के जो पॉलिटिकल सेटअप की एक यूनिकनेस है, वो मैं जरूर आपके थ्रू बताना चाहूंगा। प्रॉपर जो भी किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रैक्टिस होती है इलेक्टोरल, वो वहां होती है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब रिगिंग है, सब नहीं, वो जो कहते हैं वो उन्हें पता नहीं, इसलिए कहते हैं। इंसान तब तक किसी बात के बारे में, न्यायपालिका पे भी उनका कब्जा है, इस पे भी कब्जा है। पहली बात तो इस तरह के शब्द किसी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, और ये होता है कि शायद हमें पता नहीं होता उसके बारे में पूरी बात, मैं इसलिए जरूर यहाँ पे ये चाहता हूँ जो बातें हैं, बेसिक जो चीजें हैं वो आप बताएं। मैं हर 4 साल 5 साल के बाद बिल्कुल किसी डेमोक्रेटिक सेटअप की तरह इलेक्शन होता है, एमपी चुने जाते हैं, गवर्नमेंट आती है, सारी बातें होती हैं। बट यूनिकनेस ऑफ पॉलिटिकल सेटअप इन ईरान इज दिस कि वहां पर एक सुप्रीम लीडर होता है, जो कुछ मेजर डिसीजंस होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, डिफेंस के, वो उनके हाथ में होते हैं। और वो किसी भी सेटअप में ऐसा पॉसिबल है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो कोई और हो, और एक टॉप मेंटोर, कोई भी चीफ पैट्रन कोई और हो। ठीक वही चीज है जो ईरान में इसका पालन किया जाता है।